साहित्य कोश में आज सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 25। बीच में एक बार मैं माता से मिलने के लिए चंपा नगरी गया था। 8 दिन बाद जब लौटा तब अश्वत्थामा से मुझे यह पता चला कि गुरु द्रोण ने तो अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली थी। उन्होंने एक अशोक वृक्ष की ऊंची डाल पर एक मरा हुआ पक्षी जिसमें भूस भरा हुआ था टंगवा दिया था। उस पक्षी की बाईं आंख को ही अचूक भेदने वाले को उनका प्रशंसात्मक साधुवाद मिलना था। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्र किया और एक एक करके प्रत्येक को उस पत्थर के चबूतरे पर बुलाकर उसके हाथ में धनुष देकर उससे निशाना लगाने को कहा। प्रत्येक व्यक्ति आता, धनुष उठाता, प्रत्यंचा चढ़ाता। इतने में ही गुरुवारी उससे पूछते, बाण छोड़ने से पहले बताओ तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। अनेक जनों ने अनेक प्रकार के उत्तर दिए। उस मूर्ख भीम ने तो यह कहा कि मुझे परली ओर के हरे पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। कोई कहता बादल दिखाई पड़ रहे हैं, कोई कहता पेड़ के हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं और कोई कहता कि वह पक्षी दिखाई दे रहा है। इससे गुरुवर को संतोष नहीं होता। वे उस व्यक्ति को धनुष नीचे रखकर वापस जाने को कहते। सबके अंत में अर्जुन आया। गुरुवर ने उससे पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन बोला, मुझे केवल उस पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही है। गुरुवर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसकी पीठ पर थाप मारी और कहा, बहुत अच्छे, तो कर उस आंख का भेदन। उसने तत्क्षण बाण छोड़कर उस आंख को भेद दिया। गुरुवर ने फिर उसकी पीठ पर थाप मारी। यह समस्त घटनाक्रम मुझको अश्वत्थामा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बीच बीच में और बड़ी करते हुए बताया। अंत में उसने मुझसे सहसा ही पूछा, कर्ण, यदि तू उस समय उपस्थित होता तो तू पिताजी को क्या उत्तर देता। मैं थोड़ी देर चुप रहा। मन ही मन मैंने स्वयं को उस पत्थर के चबूतरे पर समझकर वीरासन लगाया और आंखों के सामने उस पक्षी की आंख पर दृष्टि स्थिर कर दी तथा उससे कहा, अश्वत्थामा, यदि मैं होता तो मैंने कहा होता, मुझको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लक्ष्य सामने होने पर कर्ण फिर कर्ण रहता ही नहीं है। उसका संपूर्ण शरीर बाण बन जाता है। केवल बाण ही नहीं, बल्कि बाण की नोक और लक्ष्य भेद का बिंदु। मैंने कहा होता, मेरे नुकीले शरीर को एक तिल की जितनी जगह सामने दिखाई दे रही है। मेरे इस उत्तर से आनंदित होकर अश्वत्थामा ने मुझको अंक में भर लिया। वह बोला, कर्ण, तू सब में श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। उसके बंधन से अपने आप को छुड़ाता हुआ मैं मन ही मन निश्चय कर रहा था कि जिस युवराज अर्जुन की उस पक्षी की आंख का भेद करने के कारण गुरुवर ने इतनी प्रशंसा की है, वही लक्ष्य भेद आज मैं करूंगा। यह करने पर गुरु द्रोण फिर कभी न कभी मुझको भी अपने निकट कर ही लेंगे, मेरी भी पीठ थपथपाएंगे। उस दिन संध्या समय मैं नगर में गया। मरे हुए पक्षियों में भूस भरकर बेचने वाले एक व्यक्ति से भूस भरा हुआ पक्षी लिया और लौट आया। रात को चारों ओर स्तब्धता होते ही मैंने शोण को जगाया। हम दोनों अपने कक्ष से बाहर निकले। मेरे हाथ में वह पक्षी था। संपूर्ण युद्धशाला शांत थी। दिन भर शस्त्रों की झनकार से कंपित रहने वाला वह स्थान इस समय निस्तब्ध था। स्थान स्थान पर इंगुदी के पलीते जलते हुए उस भव्य क्रीड़ांगण को धैर्य बंधा रहे थे। उसमें से एक पलीता मैंने हाथ में ले लिया और बीच के धनुर्वेद के पत्थर के चबूतरे पर चढ़ गया। सामने ही वह विशाल अशोक वृक्ष था। उसकी ओर अंगुली से संकेत कर अपने हाथ से लगा पक्षी शोण के हाथ में देता हुआ मैं बोला, इस पक्षी को उस वृक्ष की किसी ऊंची डाली पर बांध दो और तुम पलीता लेकर वहीं रुके रहो। किस लिए?
उसने आश्चर्य से पूछा। वह बाद में बताऊंगा, जल्दी जाओ। मेरे हाथ से पलीता और पक्षी लेकर वह वृक्ष की ओर गया। सर गिलहरी की तरह सरकता हुआ वह क्षण भर में ही ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, भैया, यहाँ एक शाखा से एक धागा बंधा हुआ दिखाई देता है, यहीं बांध दूं क्या? जितना संभव हो सके उतना ऊंचा जाओ अभी, मैं नीचे से चिल्लाया। वह वहां से और ऊंचा गया। इससे अधिक ऊंचाई पर अब वह नहीं जा सकता था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ पक्षी एक डाल से बांध दिया। वह एक अन्य शाखा पर बैठ गया। मैंने चिल्लाकर उससे कहा, उस पलीते को इस तरह पकड़ो कि वह पक्षी मुझको दिखाई दे, तनिक भी हिलो डिलो मत। उसने पलीता अच्छी तरह पकड़ लिया। मैंने धनुष उठाया, वीरासन लगाया। उस चबूतरे पर खड़े होकर ही मैंने सूर्य देव का शिष्यत्व स्वीकार किया था। मेरा मन मुझसे कह रहा था, याद रख युवराज, अर्जुन ने लक्ष्य की दिखाई देने वाली एक आंख फोड़ी थी, तुझको दोनों आंखें फोड़नी है, दिखाई देने वाली और दिखाई न देने वाली। कैसे? पहला बाण लगते ही वह पक्षी घूमेगा, उसका दूसरी ओर का हिस्सा सामने आ जाएगा। इतने में ही दूसरा बाण उसकी दूसरी आंख में घुसना चाहिए। ये दोनों बाण एक ही समय छोड़ने हैं, और वे भी पलीते के एक धूमिल प्रकाश में। मैंने वृक्ष की ओर देखा। पलीते की फड़फड़ाती हुई ज्योति से हवा का अनुमान किया। समीप रखे तरकश में से 2 सूची बाण झट से खींचकर हाथ में लिए, धनुष को संतुलित किया और वे दोनों बाण उस पर चढ़ा दिए। प्रत्यंचा खींची। अब मैं नहीं रहा था। मेरा शरीर, मन, दृष्टि, श्वास, बाणों की दोनों नोक और पक्षी की दोनों आंखें सब एक हो गए। खींची हुई प्रत्यंचा पर दोनों अंगुलियां स्थिर हो गईं। दोनों अंगुलियों पर 2 भिन्न भिन्न प्रभाव थे। उनमें से एक बाण थोड़ा सा आगे जाने चाहिए और दूसरा तुरंत ही उसके पीछे। क्षण भर स्थिरता रही और फिर दोनों बाण सूं करते हुए एक के बाद एक धनुष से छूटे। पहला आघात लगा और वह पक्षी एकदम घूमा। इतने में ही दूसरे बाण का एक और आघात उसको लगा तथा गड़बड़ी में शोण द्वारा जैसे तैसे बांधा हुआ वह धागा टूट गया और पक्षी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। हाथ में लगा धनुष फेंककर चबूतरे की 4 सीढ़ियां एकदम उतरकर मैं दौड़ता हुआ उस पक्षी के पास पहुंचा। पक्षी हाथ में लेकर एक और लगे पलीते के पास ले जाकर मैंने देखा, उसकी दोनों आंखों की पुतलियों में 2 बाण घुसे हुए थे। सफलता के आनंद से मेरी आंखें चमकने लगी। शोण वृक्ष से उतरकर नीचे आया। दूर कहीं रात में पहरा देने वाले पहरेदार ने मध्य रात्रि की घटनाओं के टोले लोह पट्टिका पर मारे। उस दिन से लक्ष्य भेद के कठिन कठिन प्रकारों को हम दोनों गुप्त रूप से रात में करने लगे, जब अखाड़े में कोई नहीं होता था, क्योंकि नीरव स्नब्ध रात में मन को बड़ी अच्छी तरह से एकाग्र किया जा सकता था। कोई व्याघात नहीं डाल सकता था। इसी प्रकार अभ्यास करते हुए एक के बाद एक अनेक वर्ष कैसे बीत गए, इसका न मुझको पता चला न शोण को। मल्ल विद्या के हाथ सीखने के कारण मेरा शरीर सुदृढ़ हो गया। भुज दंड के स्नायुओं पर जोर से मुष्टि प्रहार करता हुआ अश्वत्थामा मुझसे कहता, कर्ण, यह मांस है या लोहा?